आज हम चर्चा करते हैं थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी का शाब्दिक अर्थ है ऊष्मा का प्रवाह, अर्थात ऊष्मा के प्रवाह के अध्ययन को ऊष्मागतिकी कहा जाता है। ऊष्मागतिकी एक गणितीय विज्ञान है। दिस इज़ ए मैथमेटिकल साइंस जिसमें ऊष्मा के ऊर्जा के अन्य रूपों के साथ मात्रात्मक संबंध, क्वांटिटेटिव रिलेशंस का अध्ययन किया जाता है। ऊर्जा के कई रूप हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इनका एक दूसरे में और ऊष्मा में परिवर्तन किया जा सकता है। इसको एनर्जेटिक्स, ऊर्जा प्रक्रम कहते हैं। वस्तुतः ऊष्मागतिकी में ऊर्जा रूपांतरण के इन नियमों का अध्ययन किया जाता है। ये नियम किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं है, वरन मनुष्य के युगों से संचित अनुभवों पर आधारित है, लेकिन इनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, प्रायोगिक सत्यापन किया जा सकता है। अतः ऊष्मागतिकी को एक एग्जैक्ट साइंस, यथार्थ विज्ञान कहा जाता है। ऊष्मागतिकी की एक शाखा है रासायनिक ऊष्मागतिकी, जिसमें रासायनिक पदार्थों के भौतिक रूपांतरणों और रासायनिक परिवर्तनों के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ऊष्मागतिकी में क्या है। तो ऊष्मागतिकी वस्तुतः ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन है। ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ऊष्मा को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। जो भी ऊर्जा के दूसरे रूप है उनको भी ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा को कैलोरी इसकी इकाई है, और जो कार्य है उसको हम पूरी तरह ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऊष्मा को पूरी तरह कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। 1840 में जेम्स जूल ने इसका अध्ययन किया और बताया कि यद्यपि कार्य को पूर्णतया ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है, लेकिन ऊष्मा को पूर्णतया समतुल्य मात्रा में कार्य में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जेम्स जूल ने बताया कि किसी किए गए कार्य का यांत्रिक परिमाण, मैकेनिकल मैग्नीट्यूड, यांत्रिक परिमाण W उत्पन्न किए गए कार्य में उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होता है, यानी W इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। यहाँ W किए गए कार्य का यांत्रिक परिमाण है और H उत्पन्न ऊष्मा है। यदि इस समानुपाती के स्थिरांक को हटाया जाए तो हम लिख सकते हैं कि W इक्वल्स JH। यहाँ J समानुपाती स्थिरांक है, जिसे जूल का ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहा जाता है। जूल का ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक यदि H बराबर 1 कैलोरी हो, यदि H उत्पन्न ऊष्मा 1 कैलोरी हो तो W इक्वल्स J, अर्थात 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए किए गए कार्य का परिमाण ही जूल का ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है, या वो ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक J के बराबर होता है। ऊष्मा की इकाई वही होती है जो ऊर्जा की होती है। ऊर्जा को सामान्यतः हम कैलोरी में व्यक्त करते हैं, और ये इकाइयाँ एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती है। 1 कैलोरी ये बराबर होती है 1.485 जूल के, और इसको अपन अर्ग में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ये बराबर होती है 1.485 × 10⁻⁴ अर्ग। ये ऊर्जा की विभिन्न इकाइयाँ हैं जो आपस में संबंधित है। ऊष्मागतिकी की विषय वस्तु 4 मूलभूत नियमों पर आधारित है। ये नियम है जीरोथ लॉ, शून्य नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंड फोर्थ इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहले अपन इस शून्य नियम के बारे में चर्चा करते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्य नियम
ये कहता है कि यदि दो वस्तुएं A और B किसी तीसरी वस्तु C के साथ अलग अलग तापीय साम्य की स्थिति में, यानी A B C के साथ और B B C के साथ तापीय साम्य की स्थिति में है, तो वे दोनों वस्तुएं A और B भी आपस में तापीय साम्य की स्थिति में होगी। मीन्स देयर हॉटनेस विल बी सेम, यानी उनकी उष्णताएं समान होगी। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि यदि कोई एक वस्तु किन्हीं दो अलग अलग वस्तुओं के साथ तापीय साम्य की स्थिति में है तो उनकी उष्णताएं समान होगी। ये ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम यह कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज एलिमिनेटेड देन द अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड और जनरेटेड। यानी जब ऊर्जा का एक रूप विलुप्त होता है तो दूसरा प्रकट हो जाता है। ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता और न उत्पन्न किया जा सकता है, अतः इसको ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम वस्तुतः ऊर्जा संरक्षण का नियम ही कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम की। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम एंट्रोपी से संबंधित है। एंट्रोपी अस्त व्यवस्था का माप है कि दूसरा नियम यह कहता है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी प्रतिक्षण बढ़ती है। यानी जो भी अपने आप प्रक्रियाएं होती है, जो स्वतः परिवर्तित प्रक्रम होते हैं, उन सब में एंट्रोपी यानी अस्त व्यवस्था में वृद्धि होती है। ब्रह्मांड की एंट्रोपी प्रतिक्षण बढ़ती है। ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम है। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम ये कहता है कि द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज जीरो। यानी पूर्णतया क्रिस्टलीय पदार्थों की एंट्रोपी परम शून्य ताप पर शून्य होती है। लेकिन परम शून्य ताप अचीव नहीं किया जा सकता और इस कारण कोई भी पदार्थ पूर्णतया क्रिस्टलीय पदार्थ नहीं होता। परफेक्ट इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि परम शून्य ताप को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये चार नियम है, शून्य नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, जिनके ऊपर ऊष्मागतिकी की पूरे जो विषय वस्तु है वो आधारित है। ऊष्मागतिकी के क्या फ़ायदे हैं इनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ऊष्मागतिकी हमें ये बता सकती है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया किसी बाह्य कारक या स्वतः होगी या नहीं होगी। दूसरा, ऊष्मागतिकी ये भी बता सकती है कि किसी अभिक्रिया में साम्य स्थापित होगा या नहीं होगा। और ऊष्मागतिकी से हम विपुल पदार्थ बल्क मैटर का अध्ययन कर सकते हैं। और बल्क मैटर के गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। और बल्क मैटर के जो गुण होते हैं उनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, स्थूल गुण कहा जाता है। और ये स्थूल गुण है ताप, दाब, आयतन और ऊर्जा, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड एनर्जी। इन चार गुणों को स्थूल गुण कहा जाता है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। दूसरा ऊष्मागतिकी का ये फ़ायदा है कि इसकी सहायता से जो रसायन विज्ञान के कुछ मूलभूत नियम है, जैसे राउल का नियम, नश का वितरण नियम, वॉन्ट्रॉफ नियम, गिब्स ऊर्जा नियम, इन नियमों को बहुत आसानी से हम ऊष्मागतिकी की सहायता से व्युत्पन्न कर सकते हैं, यानी इन नियमों को व्युत्पन्न किया जा सकता है। इसके अलावा ऊष्मागतिकी की कुछ सीमाएं भी है और सीमाओं में यह है कि ऊष्मागतिकी ये तो बता सकती है कि रासायनिक साम्य स्थापित होगा या नहीं, लेकिन ये नहीं बता सकती कि इसके स्थापित होने में कितना समय लगेगा, कब स्थापित होगा। दूसरा, ऊष्मागतिकी से ये बताया जा सकता है कि तंत्र की एक अवस्था दूसरी अवस्था में परिवर्तित होगी या नहीं, यानी अवस्था परिवर्तन का अध्ययन तो किया जा सकता है, लेकिन ऊष्मागतिकी ये नहीं बता सकती कि इस अवस्था परिवर्तन की क्रियाविधि क्या होगी। ऊष्मागतिकी की एक और कमी या जिसको हम सीमा कह सकते हैं वो ये है कि ऊष्मागतिकी से केवल हम विपुल पदार्थ, जो मैंने चर्चा की थी बल्क मैटर, उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये पदार्थ की संरचना संबंधी आणविक संरचना के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं देती। ये ऊष्मागतिकी का एक परिचय था कि ऊष्मागतिकी हमें किस बारे में बताती है। अब ऊष्मागतिकी में कुछ पद है जिनको हम अगले
भाग में चर्चा करेंगे कि ऊष्मागतिकी में कौन कौन से पद है, वो उनको कैसे परिभाषित किया जाता है और क्या उनका महत्व है, वो अब हम अगले भाग में चर्चा करेंगे।